नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता दस्तक। मैं हूं जुगल किशोर सिद्धार्थ। आज हमारे साथ मौजूद हैं गौतम रानी सागर साहब। सबसे पहले मैं उन्हीं से जानूंगा कि उनका परिचय और उनके विषय में। नमस्कार सर। जी जय भीम। आपका और ख़ास तौर से मिस्टर सिद्धार्थ का आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे गौतम रानी सागर कहते हैं और बहुजन राजनीति से काफ़ी दिनों से जुड़ा रहा हूँ। माननीय कांशीराम जी के संपर्क में आया जी जी। और संपर्क में आने की वजह से जिस एग्ज़ाम को लोग क्वालिफाई करने के लिए तरसते रहते हैं जी जी। उसे भी क्वालिफाई करने का मौका मिला, लेकिन जॉब में जाने से हम अपने आप को अलग कर लिए, क्योंकि माननीय कांशीराम जी का उस समय दृष्टिकोण ये था कि वो चाहते थे कि इस देश में बहुजन के लोग सरकार में आए, सत्ता बनाएं, और गुलामी तो बहुत लोग किए जी। तो उनका ये स्पष्ट मत था कि जिस तरह से हम लोगों को नौकरी छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और तुम नौकरी में जाने की कोशिश कर रहे हो, तो हजारों लाखों नौकर पैदा हुए, एक और पैदा हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इसलिए कोशिश ये करो कि जो आंदोलन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का था, जो आंदोलन तथागत गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फूले और छत्रपति साहू जी महाराज का था, और जो सपना उन्होंने देखा था उसी सपने को हम पूरा करना चाहते हैं, तो हमें सपने को पूरा करने वाले इस तरह के हमारे सैनिक चाहिए और जो पूरी तरह से ट्रेंड हो। तो इस बात को ध्यान में रख कर के हमने अपने आप को वहीं सीमित किया और आज भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि बहुजन आंदोलन, जिसका मतलब है कि सामाजिक परिवर्तन कैसे हो और आर्थिक मुक्ति आंदोलन कैसे इस देश में हो पाए, उसी पे ध्यान केंद्रित करके हम आगे बढ़ रहे हैं और अपना प्रयास कर रहे हैं। और ख़ास तौर से हमें ये लगता भी है कि शायद प्रयास में बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। दूसरा प्रश्न हमारा ये रहेगा सर कि बहुजन राजनीति को कैसे देखते हैं और बहुजनों का भविष्य क्या है। देखिए, जहाँ तक राजनीति का प्रश्न है, राजनीति एक विशद प्रश्न है, बृहद प्रश्न है जी। और उसमें बड़ी संभावनाएं होती हैं, और जहाँ संभावनाएं होती हैं वहीं चूक भी बहुत होते हैं। हम मनमौजी किस्म के लोग हैं और मनमौजी किस्म के लोग कभी सत्ता में नहीं पहुँच सकते। मनमौजी का मतलब यह है कि अगर कहीं भी जरा सा हमें सफलता मिल गई तो हम उसी में मस्त हो जाते हैं, फिर ये देखने लगते हैं कि उसको कितनी आसानी से प्रिवेल करें। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हमारे समाज के जो एम्प्लॉई हैं वो बचपन में जब उनकी शिक्षा दीक्षा चल रही होती है तो खाने पीने का अभाव होता है, पौष्टिक भोजन का अभाव होता है, तो वो मरियल से रहते हैं। लेकिन जैसे ही नौकरी में आते हैं तो उनको ये ध्यान नहीं रहता कि हमें अपना फिजिकल फिटनेस रखना है। तो वो आप ज़्यादातर लोगों को देखेंगे तो उनका पेट इतना निकल आता है जैसे लगता है कि एक बोरा उन्होंने पेट के सामने बांध दिया है। इसको कहते हैं मनमौजी लोग। और ख़ास तौर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और माननीय कांशीराम जी का जो दृष्टिकोण था वो उनका था कि फिजिकली तौर पे, मेंटली तौर पे और ख़ास तौर से वैचारिक तौर पे हमारे समाज के यूथ को, हमारे समाज के लोगों को, हमारे समाज की महिलाओं को पूरी तरह से सुशिक्षित होना चाहिए और पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सर, आप एक संगठन भी चलाते हैं, संविधान संरक्षण मंच। उस संगठन का मुख्य लक्ष्य क्या है? हाँ, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, थैंक यू, आपने इस प्रश्न को किया। संविधान संरक्षण मंच का मकसद सिर्फ ये है कि इस देश में अगर न्याय पाना है तो न्याय पाने के जो रास्ते हैं, खासतौर से जो न्यायालय हैं, उन न्यायालय में प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जब तक प्रोपोर्शनेट आनुपातिक आधार पर, जनसंख्या के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो न्याय नहीं मिल सकता। संविधान संरक्षण मंच का मकसद ये है कि अगर 34 जज सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं तो उसमें कम से कम 17 जज बैकवर्ड के हों और 8 जज कम से कम शेड्यूल कास्ट के हों और 5 जज माइनॉरिटी के हों, बाकी जो 4 जज बनते हों जनरल के हों, तभी वहाँ से न्याय मिल सकता है। लेकिन अभी तक आपने देखा होगा कि किसी भी कोर्ट से न्याय नहीं मिल रहा, आदेश पारित किए जा रहे हैं। तो आदेश नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। न्याय उसे कहते हैं कि जिस व्यक्ति को दंडित किया गया है, जिसको सजा दी गई है, वह भी ये आत्मचिंतन करने के लिए, आत्मग्लानि की अग्नि में जलने के लिए मजबूर हो कि नहीं, अगर हमने ये गलती न की होती तो शायद ये सजा हम न भुगत रहे होते। ये उसे विश्वास होना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि जो दोषी लोग हैं वो तो बरी हो जा रहे हैं और जो निर्दोष हैं, जो पीड़ित लोग हैं,
उन्हें ही सजा के तौर पे जेलों में ठूसा जा रहा है। आज भी जेलों की हालत ये देख लीजिए, ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट के, बैकवर्ड के लोग और माइनॉरिटी के लोग जेलों में भरे हैं। 98% या 99% लोग जेलों में आप देखिए तो सब शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और माइनॉरिटी के हैं। तो संविधान संरक्षण मंच ये चाहता है कि अगर वो निर्दोष हैं तो उन्हें जेलों से छोड़ा जाए, न्यायालयों से न्याय मिले। और ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक सभी लोगों का प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन जजों की सीट पे न हो। तो संविधान संरक्षण मंच ये चाहता है कि जजों का जातीय आधार पे, जो जिसकी संख्या हो उस संख्या के आधार पे रिप्रेजेंटेशन हो, प्रतिनिधित्व हो। सर, समाज में 85% बहुजन है। 85% बहुजन होने के बावजूद बहुजन सत्ता से दूर है और समाज में संगठन बहुत सारे हैं। वो संगठन एक होकर के क्यों नहीं अपने आदमी को सत्ता में भेज पा रहे हैं? ये जो आपने देखा कि बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं। किसी तरह के प्रश्न किए जाने चाहिए और 85% ही नहीं है। जब 1991 का एक जाति जनगणना आई थी, जनसंख्या आई थी, वैसे 1951 की जो जनगणना हुई थी उसी के आधार पे अभी तक जाति समीकरण देखे गए हैं। लेकिन 2011 में जो जातीय जनगणना हुई है उसके मुताबिक शेड्यूल कास्ट की जो आबादी है वो 17.6% हो गई है और जो शेड्यूल ट्राइब की आबादी है वो 10% हो गई है। इसका मतलब ये हो गया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो कभी 22.5% माना जाता था, आज उसकी संख्या पहुंच गई है 28% के आसपास। तो 85% नहीं, इस समय जो इस बहुजन की बात की जा रही है उसकी संख्या तकरीबन 92% है, 99% है। जी जी। अब आपका दूसरा प्रश्न ये था कि ये सत्ता में क्यों नहीं आ रहे हैं। वही हम कह रहे हैं, इतनी भारी संख्या में होने के इतनी बावजूद, भारी संख्या में होने के बावजूद, चूंकि इनके अंदर गुलामी का चरित्र है और गुलाम का चरित्र ये होता है कि एकला चलो रे, अकेले चलो, सब कुछ हासिल कर लो। वो चाहते हैं कि हम जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए, राष्ट्रीय महासचिव हो जाए, अपनी जेब की वो बना ले, अपनी जेब की पार्टी बना ले। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि अपनी जेब की पार्टी बना लोगे तो जहां भी जाओगे तुम्हें अपना परिचय देना पड़ेगा। लेकिन एक बड़े संगठन से जुड़ जाओ तो चाहे जहां चले जाओ तुम्हें अपने परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। परिचय खुद ब खुद वो संगठन होगा और ये उनके अंदर सोच नहीं है। आपने देखा होगा कि अगर आपको लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीतना है तो अकेले प्रयास करिए, सिंगल बैडमिंटन के आप प्लेयर हैं तो अकेले प्रयास करिए, सिंगल लॉन टेनिस के प्लेयर हैं तो अकेले प्रयास करिए, स्विमिंग के प्लेयर हैं तो अकेले प्रयास करिए। लेकिन अगर आप क्रिकेट में जीतना चाहते हैं, फुटबॉल में जीतना चाहते हैं, हॉकी के खेल में जीतना चाहते हैं तो उस समय रिकॉर्ड काम नहीं करता है, रिकॉर्ड पे फोकस भी नहीं करना चाहिए। उसमें फोकस करना चाहिए जीत पे। लेकिन जीत पे फोकस करने के लिए सपोज करिए आप बहुत अच्छे स्ट्राइकर हो, तो जब आप बहुत अच्छे स्ट्राइकर हो तो आपकी जो विपक्षी टीम है आपको कभी भी गोल पोस्ट के करीब नहीं पहुंचने देगी, आपको घेर के रखेगी। और आपने सोचा कि अगर हम रिकॉर्ड बनाएंगे, हम ही रिकॉर्ड बनाएंगे, तो परिणाम क्या होगा कि आपकी टीम हार जाएगी। लेकिन अगर ये मान लिया कि आप व्यक्तिगत रिकॉर्ड के बजाय हमें जीत पे फोकस करना है तो उस समय आप बॉल को दूसरे को पास करेंगे और वो व्यक्ति पोल में डाल देगा और गोल कर देगा। ये सोच नहीं डेवलप हो पा रही क्योंकि ये गुलामी की सोच है और यही सोच संविधान संरक्षण मंच डेवलप करना चाहता है कि टीम भावना के आधार से चलोगे तो न जीत की समस्या रहेगी, न परिचय की समस्या रहेगी, न ताकत की समस्या रहेगी। जब एक संगठन के जरिए चलेंगे तो उस ताकत को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। अगर ये कहा जाए कि आज जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं उसको हरा पाना लोग कहते हैं मुश्किल है और हमारे जैसा व्यक्ति कहता है उनको हरा पाने से सरल कोई काम हो ही नहीं सकता। और संविधान संरक्षण मंच उसी दिशा में काम कर रहा है। निश्चित तौर पे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और माननीय कांशीराम जी, जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पूरी तरह से यहाँ भुला दिया गया था लेकिन माननीय कांशीराम ने पूरी तरीके से जीवित किया है, उसी तरह माननीय कांशीराम जी को भी लोग भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, भुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संविधान संरक्षण मंच माननीय कांशीराम जी को कभी भी इस देश को भूलने नहीं देगा। माननीय कांशीराम जी के आधार पे
इस देश की सत्ता निर्धारित करेगा और इस देश में जो सामाजिक परिवर्तन की उनकी सोच थी, आर्थिक मुक्ति आंदोलन की सोच थी, उसके आधार पर संविधान संरक्षण मंच काम कर रहा है और बहुत ही जल्दी आप देखिएगा उसके कार्यक्रम होंगे और उत्तर प्रदेश की धरती पर जो एक विकल्प विहीन बहुजन समाज लग रहा है, शायद वो विकल्पों के आधार पर, एक संकल्प के आधार पर विकल्प देने के लिए तैयार है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा प्रश्न अगला रहेगा। इस समय हम यूपी की राजधानी लखनऊ में बैठे हुए हैं। यूपी में कभी आपने देखा होगा कि बहुजन सत्ता के शिखर पे था। सत्ता के शिखर पे होने के बाद उसके पतन का कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, किसी भी ऊंचाई पे पहुंचना जी, ये आपके लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। उस ऊंचाई पे लंबे समय तक बने रहना ये आपकी उपलब्धि है। जब आप ऊंचाई पे पहुंच गए तो इसका मतलब ऊंचाई पे आप पहुंचे हैं तो दुश्मन को आपकी पूरी ताकत का अंदाजा नहीं, या अंदाजा था तो वो उसे ये नहीं पता था कि आपको कमजोर कैसे किया जा सकता है। उस स्थिति में जब आप ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो ऊंचाई पे पहुंचने के लिए आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, आपको मेहनत करने की कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए, आपको रणनीति बनाने की कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए। सपोज करिए 2007 में जैसे आपने कहा और कई बार सत्ता में लोग आए, लेकिन उस ऊंचाई पे बड़े लंबे समय तक बने नहीं रह पाए। क्यों? क्योंकि हुआ क्या कि राजनीति में 3 स्टेप होते हैं, लीडर, वर्कर और वोटर। लेकिन इस राजनीति में जो बहुजन राजनीति थी उसमें कार्यकर्ता को किनारे कर दिया गया, लीडर सीधे वोटर से जुड़ गया। जब लीडर सीधे वोटर से जुड़ गया तो उसे ये लगा कि हम वोटर को जो कहेंगे वो करेगा। परिणाम क्या हुआ कि माननीय कांशीराम जी ने उत्तर प्रदेश की धरती पे ही नहीं, पूरे देश की धरती पे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और इवन कर्नाटक तक में एंट्री हो गई थी। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एंट्री हो गई थी। अब तो खैर उसको 3 भागों में बांट दिया गया है जम्मू कश्मीर को, लेकिन उस समय एकीकृत हुआ करता था। उनका स्पष्ट मत था कि माननीय कांशीराम जी का स्पष्ट मत था कि ये न बिकने वाला समाज हम बनाए। माननीय कांशीराम जी न बिकने वाला समाज बनाए, लेकिन जिनको जो बाद में नेतृत्व करने आए उन्होंने सोचा कि समाज तो अब बिकेगा नहीं, तो जब समाज नहीं बिकेगा तो उन्होंने सीधे वोटर को बेचना शुरू कर दिया। तो जब वोटर को बेचना शुरू कर दिया तो ऐसी स्थिति में वो सत्ता पे कैसे बने रह पाएंगे? हम लोग जानते हैं कि 1932 में एक पूना पैक्ट हुआ जी, लेकिन अभी तक हम 10 पूना पैक्ट कर चुके हैं। जब माननीय कांशीराम जी ने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उसको जैसे ही हमने पलट दिया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसका मतलब हम दूसरा पुनः पैक्ट कर लिए। जब हमने ये कहा कि बहुजन समाज की सफलता के लिए आवश्यक ये है कि किस तरह से जो बहुजन के लोग हैं उन्हीं बहुजन के मोमेंट को, उन्हीं के जरूरतों को, उन्हीं की जो कमजोरियां हैं, जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं, उसी आवाज को हम उठाएंगे। तो जब आप बहुजन मूवमेंट को सर्वजन मूवमेंट बनाते हैं तो दूसरा पुनः पैक्ट हम वहां कर चुके हैं कि बहुजन मूवमेंट को सर्वजन मूवमेंट हमने बना दिया। 3 पुनः पैक्ट। चौथा पुनः पैक्ट क्या हुआ कि जब हमने अपने टिकट को पैसों के दम पे बेचना शुरू कर दिया, यानी वोटर्स को बेचना शुरू कर दिया। तो जब वोटर्स को हमने बेचना शुरू कर दिया तो जो हमारा मुखालिफ के पैसा लेके आएगा तो कोई जरूरी नहीं वो हमारा कार्य करता है, वो विरोधी टीम से भी आता है। जब क्राइटेरिया हमने टिकट का ये निर्धारित कर दिया कि पैसा ही क्राइटेरिया है टिकट पाने का, तो वो जब हमने निर्धारित कर दिया तो विरोधी लोग भी पैसा देकर के हमारा टिकट खरीदेंगे, और जब विरोधी लोग पैसा देकर के टिकट खरीदेंगे तो जब तक वो क्षेत्र में बने रहेंगे तो बहुजन समाज के मुद्दे को उठने नहीं देंगे। हम वहां 5वां पुनः पैक्ट कर चुके, और इसके बाद हमने जो जबरदस्त पुनः पैक्ट किया कि संविधान में कहीं भी एक आर्टिकल ऐसा नहीं मिलता जो ये कहता है कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है। लेकिन इस सरकार ने आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन का एक बिल प्रस्तुत किया। जब बिल प्रस्तुत किया तो उस बिल का किसी ने विरोध नहीं किया संविधान में, जबकि आर्टिकल 38 ये कहता है कि अगर कोई जाति ऐसी है जो आर्थिक आधार पर कमजोर है तो स्टेट को ये पावर है कि उसके आर्थिक उत्थान के लिए
वो व्यवस्था कर सकता है। लेकिन 16/4 में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं थी। जब ऐसी स्थिति में जो बहुजन की राजनीति कर रहे हैं वो लोग भी अगर पार्लियामेंट में न बोल पाए तो ये भी छठा पूना पैर था, चाहे वो डर के नाते चाहे जैसे हो। तो इसके लिए बहुजन राजनीति की सफलता के लिए एक ही चीज आवश्यक है कि बहुजन मुद्दे को मजबूती के साथ उठाए रहना चाहिए। आज जिस राम के नाम पे विरोध करने में लोग डरते हैं, 1993 में माननीय कांसी राम जी, उस समय राम आंदोलन बहुत चरम पे था। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय माननीय कांसी राम जी ने नारा बुलंद किया, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और आज तो कोई कल्पना नहीं कर सकता। और निश्चित तौर पे हम ये जानते हैं आज भी इतना कोई कठोर नहीं बोलता, आज भी राम को हवा में उड़ाया जा सकता है। और ये संविधान संरक्षण मंच करके भी दिखाएगा कि राम कैसे हवा में उड़ते हैं। जिस दिन हम यहाँ के लोगों को अधिकार के प्रति जागरूक करेंगे तो वो पाखंड अपने आप छोड़ेंगे, क्योंकि जो अधिकारों से बड़ी ताकत इस दुनिया में कोई नहीं है। न कोई भगवान है, न कोई देवी है, न कोई देवता है, कुछ भी नहीं। चूंकि अभी अधिकारों से उनको परिचित नहीं कराया गया है तो संविधान संरक्षण मंच उनको जो मूलभूत अधिकार संविधान में दिए गए हैं उससे परिचित कराने के मुहिम पे लगा। बहुत ही जल्दी परिचित कराएगा और सारे के सारे पाखंड निश्चित तौर पे इस देश से, पहले तो प्रदेश से खत्म होंगे और निश्चित तौर पे इस देश से भी खत्म होंगे। और ये भी सच है कि आप ये देखिए कि हमने बहुत पहले कहा था कि जो बीएसपी है वो 2022 में खत्म हो जाएगी, और आज फिर कह रहा है कि 2024 में समाजवादी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। वो भी 2024 में समाजवादी पार्टी भी जीवित नहीं बचेगी, लेकिन 2026 में भाजपा भी खत्म होगी, ये कोई नहीं जानता। 2026 में भाजपा भी खत्म होगी और ये संविधान संरक्षण मंच करके भी दिखाएगा। क्योंकि हम लोग माननीय कांसी राम जी के चेले हैं और माननीय कांसी राम जी के चेले को थोड़ी देर के लिए दबाया जा सकता है, और फिर आप जानते हैं न्यूटन का सिद्धांत, जिसको जितना दबाया जाता है उतना तेजी से ऊपर उठता है, और ये काम हम लोग करके दिखाएंगे। सर, अगर इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला प्रश्न ये है कि बहुजन सत्ता में आएगा कैसे? आखिरी प्रश्न है हमारा। बहुजन सत्ता में आएगा, बहुजन को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसके मूलभूत अधिकार क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उसको कहाँ कहाँ प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और उसके प्रतिनिधित्व को किन लोगों ने डकारा है, उनके अधिकारों को किन लोगों ने डकारा है। जिस दिन डकारने वालों की पहचान हम बहुजन समाज को करा देंगे कि तुम्हारे अधिकारों पर डकैती ये करके बैठे हैं, नाक की तरह कुंडली मार करके फन फैला करके बैठे हैं, और जिस दिन ये कर पाएंगे, और ये हमारा जो प्रोग्राम है 1.5 साल का प्रोग्राम है, और 2024 में भी हमें जो लगता है कि जो बीजेपी है, जिसको भ्रष्टाचार जननी पार्टी कहते हैं, बाकी लोग क्या उसका फुल फॉर्म जानते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन उसका असली फुल फॉर्म भ्रष्टाचार जननी पार्टी है, उसको 2024 में सत्ता में नहीं आने देगा। ये हम लोगों की प्रतिज्ञा है और ये हम करके दिखाएंगे। खासतौर से उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, इनकी 100 सीटें हम पार्लियामेंट में कम करेंगे, और 100 सीटें पार्लियामेंट में कम होंगी तो 203 पे आकर के लटकेंगे, और हो सकता है कि 203 भी ये न पाएँ, 150 से नीचे आएँ। और हम जानते हैं कि ये गुब्बारे जैसे जो फूले हुए लोग हैं, ये भाजपा जो है गुब्बारा है, इसको हवा भर दिया गया, फूले हुए लोग हैं। तो इस फूले हुए लोग के लिए संविधान संरक्षण मंच एक सुई का काम करेंगे, और जैसे चुभोएंगे सारा का सारा इनका जो फूला हुआ है, जो फूले हुए हैं, वो सारी हवा निकल जाएगी। हवा निकल जाएगी तो आप जानते हैं हवा पे खड़े हुए लोग, हवा के दम पे अस्तित्व में आए हुए लोग कितने दिन बगैर हवा के रह पाएंगे, आप बेहतर जानते हैं, पूरा देश भी जानता है, और इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे थे कि गौतम राणे साहब को वो बता रहे थे कि बहुजन सत्ता में कैसे आएगा। साथियों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।